इस वीडियो में हम यूपीएससी के वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के 2016 से 2011 तक के प्रश्न कहानी खंड से पूछे गए प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर पर चर्चा करेंगे। यहाँ आप कहानी खंड के सिलेबस को देख सकते हैं। उसका सिलेबस है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, कहानीकार प्रेमचंद प्रसाद अगे, राकेश और सोबती, और ये राजेंद्र यादव और अमृत राय का संकलन हमें पढ़ना है। इसमें हम यहाँ इससे पहले 2022 से 2017 तक के प्रश्न हमारे पहले वीडियो में है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। और ये इसमें 2016 से 11 तक के सवालों को एक जगह पे संकलित किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो खंड 2 है, प्रश्न पत्र 2 का खंड खा, इस सेक्शन से ज़्यादा सवाल बनाए गए हैं। 9 सवाल बनाए हैं और इससे तो आपके 5 सवाल ही बने हैं, जिसमें 2016 में पूछा गया नई कहानी आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। 15 में पूछा साठोत्तरी कहानी, 14 में भी कोई सवाल नहीं पूछा गया और 13 में पूछा गया कृष्णा सोबती की कहानी के आधार पर उनकी कथा भाषा। 13 में उन्हें कहानी आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 2012 में कौन सा सवाल बना? कोई सवाल नहीं। 2011 में जैनेन्द्र की कहानी कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और इसमें प्रश्न पत्र 2 में का सवाल है प्रवृत्तिगत दृष्टि से क्या नई कहानी पूर्ववर्ती कहानी की मात्र निरंतरता है या विच्छेद? तर्कसम्मत उत्तर दीजिए। ये 2016 में पूछा गया है। अगेन 2015 में जो सवाल पूछा गया राजेंद्र यादव की कहानियों में समकालीनता का स्वर है, प्रतिपादित कीजिए। और दूसरा सवाल राजेंद्र यादव की कहानियों की विशेषता बताइए और ईदगाह कहानी की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है 2014 में सवाल बना है इस बात पर सम्यक रूप से विचार कीजिए कि नई कहानी की यात्रा अनुभव से स्वयं गुजरने की यात्रा है। और 2014 में सवाल पूछा गया है यदि आपको प्रेमचंद की सभी कहानियों में से केवल एक सर्वोच्च चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे और क्यों? 2013 से सवाल पूछा है हमें प्रेमचंद की कहानियों में आधुनिक विमर्शों के स्वरूप की पड़ताल कीजिए। ये उस समय 2013, 12, 11 इस समय आप देखेंगे कि 25 नंबर के सवाल पूछे जाते थे। ये 2014 से ट्रेंड चेंज हुआ है और फिर 15 नंबर और 20 नंबर के सवाल पूछे जाने लगे। ये अगेन ये जो सवाल है ये लीड काइंडली लाइट, संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की अगाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चकोर शीशों पर झलमला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। ये 10 नंबर का सवाल पूछा गया और ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है कि इस टॉपिक से, ये परिंदे कहानी से आपको 2012, 17, 19 ये हर बार सवाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है 2011 में पूछा गया नई कहानी ने पूर्ववर्ती कहानी का कहाँ किस रूप में अतिक्रमण किया? एक दुनिया समानांतर कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अब हम एक एक साल के प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 2016 में जो सवाल पूछा गया नई कहानी आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। नई कहानी आंदोलन का जो केंद्र में है वो शहरी मध्य वर्ग है। वो गांव से अब शहर में आ गया है तो उसको केंद्र में रख के लिखा गया है। इनका जो विषय है भोगा हुआ यथार्थ, अकेलापन, संतरास, अजनबीपन, निरर्थकता, इन सब के विषय में। इसके अलावा नई कहानी में नारी और पुरुष संबंधों में भी बदलाव देखने को मिलता है। कहानी है सावित्री नंबर 2 धर्मवीर भारती की, यही सच है मन्नू भंडारी, और एक और जिंदगी मोहन राकेश की। यही सच है कहानी में मन्नू भंडारी ने दिखाया है जो उस कहानी की नायिका है
वह कलकत्ते में रहती है, तो उसका दूसरा प्रेमी होता है, और वो जब इलाहाबाद में आ जाती है तो वो उसका दूसरा प्रेमी हो जाता है। यानी अब वह अपने साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह की चीज़ों को दिखाया गया कहानियों में। जो प्रश्न पत्र 2 है, खंड खा, उस सवाल पूछा, प्रवृत्तिगत दृष्टि से क्या नई कहानी पूर्ववर्ती कहानी की मात्र निरंतरता है या विच्छेद? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। ये 20 नंबर के सवाल है। तो नई कहानी पूर्ववर्ती कहानी की निरंतरता तो नहीं है, क्योंकि पहले की कहानियों में आदर्श, कहीं ना कहीं आदर्श स्थापित करने का प्रयास है। चाहे वो प्रेमचंद की कहानियां हो, प्रसाद की कहानियां हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी आदर्श की झलक दिख जाती है। यहाँ पे उन सारी चीज, नई कहानियों में उन सारी चीज़ों का खंडन किया गया है, और किसी एक समय, एक सांझ की कहानी को भी कहानी लिख दिया गया है। जैसे कमलेश्वर की एक कहानी है, खोई हुई दिशाएं, जिसमें दोपहर से शाम तक का दृश्य उसमें उभर कर आता है। तो इस तरह की कहानी है। एक कहानी है सेलर, उसमें एक व्यक्ति है जिसके क्षणिक चीज़ों को वर्णन किया गया है, और इस तरह। नेक्स्ट है 2015 में जो सवाल पूछा गया, साठोत्तरी हिंदी कहानी, वो 10 नंबर के सवाल में पूछा गया है। और साठोत्तरी मतलब 60 के बाद की कहानी है। इसमें नई कहानी के बाद के दौर की कहानी है। इसमें आ कहानी, जो 1960 में फ्रांस का एक मूवमेंट, एंटी स्टोरी मूवमेंट, उसके आधार पे यहाँ पे चला था। इसमें आ कहानी की विशेषता क्या क्या है? नई कहानी के विरोध में यह परंपरा खड़ी हुई थी। परंपरा का पूर्ण नकार। इसमें कई कहानियों में बूढ़े और बुजुर्गों पर काफी आक्रामक रूप दिखाया गया कहानियों में। इसके अलावा इन कहानियों में मतलब आ कहानी में यौन उन्मुक्तता अधिक है। इसमें पर पुरुष पर स्त्री संबंधों के अलावा जो ट्रांसजेंडर वर्ग के संबंधों की भी चर्चा और बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है। अतिशय आधुनिकता, इसमें एक व्यक्ति की अतिशय आधुनिकता का भी इसमें चर्चा है। इसके अलावा साठोत्तरी कहानी में समानांतर कहानी में भी आती है, जिसके 1972 में कमलेश्वर के उन्होंने प्रतिपादित किया था एक। और इसमें इसके केंद्र में आम आदमी को रखा गया है, जो कि अपने डेली वर्कर जिसको हम कह सकते हैं, और वह अपने रोजमर्रा की भी जरूरतें बहुत कसमकस से पूरी करता है। इन सब का चर्चा है इस समानांतर कहानी में। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 2, खंड खा, गद्य साहित्य। इसमें वही सवाल है, राजेंद्र यादव की कहानी में समकालीनता का स्वर प्रतिपादित कीजिए। तो अगेन वही सब सारी कहानियों को आधार बनाकर हम लिख सकते हैं, चाहे वो भीष्म साहनी के उपन्यास हो, भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत, और आपका चीफ की दावत है भोला राम का जीव, जिसमें भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। और नेक्स्ट कहानी राजेंद्र यादव की कहानियों की विशेषता, तो सेम एक ही जैसा सवाल है। नेक्स्ट है ईदगाह कहानी की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। ईदगाह कहानी सबसे पहले 1933 में चांद पत्रिका में छपी थी, और यह प्रेमचंद की कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में इसकी गिनती की जाती है। इसमें 2 प्रमुख पात्र हैं, अमीना और हामिद। और इसमें एक जो बच्चा हामिद है, उसको बुजुर्ग हामिद का रोल करते दिखाया गया है।
वो आज ईद का दिन है और वो ईदगाह पर गया है, परंतु जब उसके उम्र के सारे बच्चे चिमटे, वो सारे बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, तो वैसे में वो चिमटा खरीदता है और वो अपने तर्क से सबको पराजित करता है। इस कहानी में एक तो वर्ग जो हाँ एक समाज की वो विषमता को दिखाया गया है, जिसमें एक बच्चे का बचपना छीन जाता है। गरीबी में कैसे एक बच्चा है जो बुजुर्ग बन जाता है और वो बुजुर्ग बनने के लिए बाध्य है। कहानी के प्रारंभ में नमाज पढ़ने का सीन है, जहाँ पे सारे वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। परंतु कहानी के दूसरे जो भाग है, जिसमें जो अमीना है वो इस कसमकस में कि आज हमारे घर में सेवई कैसे बनेगी, तो वो कहीं से दूध का इंतजाम करती है, कहीं से सेवई लाती है और इस तरह से वो सेवई बनाती, किसी तरह से बना पाती है और उसमें से पैसे बचा के 3 पैसे वो हामिद को देती है कि जाओ अपना घूम के आओ ईदगाह पर। तो ये दिखाया गया है कि ये गरीब और अमीर के बीच में कितना ज़्यादा अंतर है, उसके बीच की खाई बहुत गहरी है। इसके अलावा प्रेमचंद मुसलमान घरों की कहानी उठा के धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता को दूर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2014 के कहानी के सवाल। इसमें तो प्रश्न पत्र 1 में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया और प्रश्न पत्र 2 है, इसमें सवाल है, इस बात पर सम्यक रूप से विचार कीजिए कि नई कहानी की यात्रा अनुभव से स्वयं गुजरने की यात्रा है। तो ये तो 100% सही है, क्योंकि इसमें भोगा हुआ यथार्थ है कि एक आदमी एक कहानीकार के रूप में, जो अमरकांत की कहानी है, उसे आप जिंदगी और जो उसे जब हम पढ़ते हैं तो लगता है लेखक के मोहल्ले की ये घटना है और उसे उन्होंने खुद अनुभव किया और उसको लिखा। तो इस तरह कमलेश्वर की कहानी जो खोई हुई दिशाएं हैं, ऐसा जान पड़ता है कि उस या तो कमलेश्वर खुद चंदर के रूप में कमलेश्वर खुद ही जान पड़ते हैं कि वो कमलेश्वर की ही कहानी है। वैसे दूसरा सवाल है, यदि आपको प्रेमचंद की सभी कहानियों में से किसी केवल एक ही सर्वोत्तम कहानी को चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे और क्यों? तो मैं ईदगाह को ही चुनूंगी। और क्यों? क्योंकि उसमें एक बच्चे को बुजुर्ग बनाने, एक बच्चा कैसे अपने हालातों से गुजरते हुए वो बुजुर्ग बन जाता है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से चर्चा की, जिसका अभी हमने किया था। नेक्स्ट 2013 में जो सवाल है, प्रश्न पत्र 1 में कृष्णा सोबती की कहानियों के आधार पर उनकी कथा भाषा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये 15 नंबर का सवाल है और ये 2021, 20 और 17 ये 3 बार पूछा हुआ है और ये 4थी बार। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कृष्णा सोबती जी कितना इम्पोर्टेंट है। इनका एक कहानी संकलन है बादलों के घेरे में, और उनकी कहानी है एक कहानी भी है बादलों के घेरे में, जो कि हमारे संकलन में है। उसमें वही अकेलापन है, जो उस अकेलेपन से रवि भी ग्रस्त था और वो वाली में मन्नू भी। कहानी के अंत में ये दिखाया गया है कि रवि कहता है कि मैं सोया रहता हूँ, शाम हो जाती है, मैं सोया रहता हूँ, सुबह हो जाती है, और मरने के बाद मैं इन्हीं बादलों में समा जाऊंगा। तो बादलों के घेरे का मतलब मरने का प्रतीक है एक तरह का। और इसके अलावा कृष्णा सोबती की कहानी की भाषा है, जो उन्होंने पंजाबी के ग्रामीण क्षेत्रों की कहानियों और उनकी भाषा को एक आधार प्रदान किया। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसके अलावा उनकी जो उनके कहानियों की जो पात्र हैं, जो काफ़ी सशक्त नजर आती है,
जो यौन उन्मुख हैं, इस तरह के पात्र उन्होंने गढ़े हैं, जो कि हिंदी कहानी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट है कहानी आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसमें अगेन वही जो अभी हमने चर्चा किया कि था साढ़ोत्तरी हिंदी कहानी में उसी का आंसर हो जाएगा सेम। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 2। इसमें आपको पूछा गया प्रेमचंद की कहानियों में आधुनिक विमर्शों के स्वरूप की पड़ताल कीजिए। आधुनिक विमर्श का मतलब है इसमें हम सदगति को आधार बना के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे सदगति में एक दुखी जमार और उसकी पत्नी झूरिया है, घासीराम है, तो इस कहानी में एक दलित समस्या, अस्पृश्यता, आर्थिक शोषण और बेगार के इस सब के बारे में बताया है प्रेमचंद ने। कैसे दुखी जमार है जब पंडित जी के यहाँ काम करते करते मर जाता है, तो और उसे गांव वाले जब उसका बहिष्कार करते हैं कि ये बेकार करने से मरा है, तो पंडित जी उसके पैर में रस्सी बांध कर गांव से बाहर से छोड़ आते हैं। तो ये सब चीज़ें को उसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है अगेन 2012 में इससे कोई भी सवाल नहीं पूछा गया इस खंड से। प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न पत्र 2 है लीड क्लाइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की अगाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झलमला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। ये आप निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से लिया गया है, और ये परिंदे कहानी इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे 2017 और 19 में भी व्याख्या में सवाल पूछा गया। अगेन 2011 में जो सवाल पूछा गया जैनेंद्र की कहानी कला की प्रमुख विशेषता बताइए। और इसमें अब ये 30 नंबर के सवाल नहीं पूछे जाते, 20 और 15 पूछे जाते हैं। जैनेंद्र की कहानियाँ मनोविश्लेषणवादी कहानी, वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार भी हैं और कहानीकार भी हैं। वो पाजेब कहानियाँ जब मैं उनकी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक पाजेब मतलब पायल, उसके उनको और उनके श्रीमती को शंका होती है कि हम पाजेब है जो गुम हो गया, और अपने बेटे खूब पिटाई भी कर देते हैं। परंतु वो कहानी के अंत में वो पता चलता है कि बुआ जी जब उनकी बहन जब आती है तो वो पाजेब लेकर आती है और वो कहती है गलती से उनके यहाँ चला गया है। तो एक छोटे बच्चे क्या सोच सकता है, क्या बोल सकता है, उन पर सूक्ष्म विश्लेषण किया है कहानीकार ने। दूसरा जो सवाल है नई कहानी ने पूर्ववर्ती कहानी का कहाँ किस रूप में अतिक्रमण किया है, एक दुनिया समानांतर के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये अतिक्रमण का मतलब है पहले की कहानियां जो आदर्श स्थापित कर रही थी उससे इतर, जैसे चीफ की दावत जब हम पढ़ते हैं तो देखा कि उसमें जो सामनाथ है अपनी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं करता, उनके फीलिंग्स को भी ध्यान नहीं रखता, और मतलब अपने प्रमोशन के लिए वो जो भी कर सकता है करता है, और माँ का भी वो वही इस्तेमाल करता है अपने प्रमोशन के लिए केवल। दूसरा जो दूसरा कहानी है भोलाराम का जीव, वो हरिशंकर प्रसाद की कहानी है। इसमें भ्रष्टाचार के कई रूपों को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है, चाहे वो इंजीनियर हो, ठेकेदार हो या ऑफिस के कर्मचारी हो, तो भ्रष्टाचार के सारे रूपों को इन्होंने दिखाया है। परिंदे है कहानी निर्मल वर्मा की, उसमें वही अकेलापन ये सब दिखाया गया, जो कि पहले की कहानियों में ये सब चीज़ें नहीं थी। परिंदे में जो अकेलापन है,
यही सच है इसमें। जो लड़कियां आगे बढ़कर अपने लिए जीवन साथी चुनती है, इस पे वही बात किया गया है इसमें। तो ठीक है, थैंक यू।